राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा इसका पाठ्यक्रम हमने जाना। इसमें 3 जो पेपर होते हैं उनके बारे में हमने जानकारी की। जो प्रथम पेपर है आपके लिए जो मेंटल एबिलिटी का होगा। दूसरा पेपर जो आपके भाषा योग्यता से संबंधित होगा, जिसमें हिंदी या इंग्लिश जो है, इन दोनों में से कोई भी एक भाषा आप चुन सकते हैं। हिंदी भाषा के लिए यानी इसको सेकंड पेपर कहते हैं और ये 40 अंकों का पेपर होगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। तीसरा पेपर आप जानते ही हैं जो आपके सब्जेक्ट्स में से होगा और जो 90 अंकों का होगा। तो अब हम इस पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से जान चुके हैं। पाठ्यक्रम को जानने के पश्चात अब हमें इनका अभ्यास करना चाहिए। दिसंबर में आपकी एग्जाम है, बहुत ही नजदीक है। फॉर्म भरे गए, फॉर्म की डेट शायद कर लास्ट थी और वो भर गई। अब आपको तैयारी करनी है, जम के तैयारी करनी है, तभी जाकर के आप राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में एक अनवरत रूप से, यानी यूं कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको, यानी जब तक आप पीजी करेंगे तब तक आपको छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। छात्रवृत्ति की राशि बढ़ भी सकती है और यानी वैसे भी यदि आप छात्रवृत्ति की राशि यदि ये 2000, 2500, 3000 रुपए जो मिलेंगे प्रति माह मिलेगी, तो इससे भी आपका जो विद्यार्थी का खर्च वो आसानी से चल सकता है और विद्यार्थी के लिए एक कामयाबी का स्तर है। यहां से विद्यार्थी की कामयाबी शुरू होती है और वह आगे उत्तरोत्तर रूप से बढ़ता है। तो हम एलसीटी के बारे में, ये जो लैंग्वेज टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है, इस टेस्ट के बारे में आज हम 40 ही प्रश्नों का यानी अध्ययन करेंगे। पहला मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर ही अपन पढ़ेंगे ताकि हम इसे अच्छी तरह से, वैसे यदि आप प्रत्येक, मैंने कल आपको बताया था कि इसमें 20 टॉपिक आते हैं और 20वें टॉपिक यदि आपको पढ़ने हैं तो अपने वीडियोस है वो साहित्य क्लासेस पर अपलोड किए गए हैं, जिसमें आप प्रत्येक टॉपिक का अध्ययन कर सकते हैं। अलंकार पढ़ सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, यानी जैसे समास, शब्द शक्ति, एवरीथिंग, यानी जो भी है वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें हो सकता है कुछ एक थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रह सकता है, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहां तक आते हैं, कहां तक नहीं आते हैं, तो आइए अपन चल के देखते हैं कि आपको कौन कौन से प्रश्न आते हैं। देखिए, आपके पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद नहीं है। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, परिवारवाचक, इनमें से आपको पता ही है ये जो चौथा है ये परिवारवाचक संज्ञा नहीं होती है, उधर तीनों भाग हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब थोड़ा सा टफ आ गया है। गंगा, कमरा, लड़का, बर्तन, इनमें से कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? अब देखिए, ये तो कमरा है, लड़का है, बर्तन है, ये तीनों जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन गंगा नहीं है। गंगा है वो किसका है? व्यक्तिवाचक का है। अगर यहाँ पर नदी शब्द होता तो नदी शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन गंगा विशेष नाम है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर गंगा है वो नहीं है, इसमें उत्तर 1 हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा का अर्थ है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। अब इनमें देखिए, गर्मी है, कठोरता है, मिठास है, दिलीप कुमार है। इनमें से भाव किसमें? जैसे गर्मी एक भाव है, कठोरता भी भाव है, मिठास भी एक भाव है, दिलीप कुमार किसी का नाम है, इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक है, तो इसमें 4 नंबर उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का देखना है। देखिए, दिल्ली, ताजमहल, जूहू, कुतुब मीनार, इनमें से कौन सा है जो इसका उदाहरण नहीं है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? दिल्ली तो है, किसी शहर का नाम है, ताजमहल भी इमारत का नाम है, झूठ जो है ये भी, और कुतुब मीनार ये भी इमारत का नाम है। ये झूठ जो शब्द है ये नहीं है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका उत्तर 3 हो जाएगा। आगे देखिए, 5वां प्रश्न देखिए, आपके 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, पुल्लिंग कौन सा नहीं है वो देखना है। जैसे शीशा, रांगा, चांदी, पीतल, इनमें से कौन सा है जो पुल्लिंग शब्द नहीं है? और वो शब्द है आपके चांदी। कौन सा है? चांदी जो है
वो पुल्लिंग शब्द नहीं है, चांदी स्त्रीलिंग है। देखिए आपकी सुविधा के लिए जो नंबर है वो है 9610208295। इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर डेली जो आपके लिए जो लेसन है वो अपलोड किए जाते हैं। 8 से 12 तक तो होते ही हैं, इसके साथ साथ कॉलेज के लेसन भी होते हैं, कंपटीशन क्लासेस के भी होते हैं। तो बॉयज और गर्ल्स है वो दोनों के लिए आप इसमें ऐड हो सकते हैं। तो आइए, यानी आप इसमें ऐड हो सकते हैं और अपना ऐड होने के लिए आपका नाम और आपकी कक्षा, अपने विद्यालय का नाम या अपने गांव का नाम, जिले का नाम लिख करके ही भेजें, ताकि आपको जिस कक्षा में ऐड किया जाना है उसमें ऐड किया जा सके। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? जैसे अच्छा है, थोड़ा है, नीला है, मीठा है, इनमें से कौन सा है जो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? गुणवाचक में जैसे देखिए अच्छा है, नीला है, मीठा है, ये तो है, लेकिन थोड़ा शब्द है, ये मात्रा है, यानी मात्रात्मक विशेषण है। तो इसका अर्थ है कि ये परिमाणवाचक है, गुणवाचक नहीं है, परिमाणवाचक है, तो इसमें 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? देखिए गज भर, लोटा भर, बहुत, गोल, इनमें से कौन सा है जो परिमाणवाचक नहीं है? परिमाणवाचक ये गोल नहीं है, किस गोल नहीं है, ये गुणवाचक है, परिमाणवाचक नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, अंग ए, इनमें से कौन सा है जो अयोगवाह है? और अयोगवाह होते हैं अंग ए। कौन से होते हैं? अंग ए। स्वरों में अंग ए जो है वो क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। वैसे हिंदी वर्णमाला को किस प्रकार विभाजित किया गया है, हिंदी वर्णमाला से संबंधित अपना वीडियो पहले से अपलोड है, तो आप वहां से देख सकते हैं। यानी प्रत्येक टॉपिक को बहुत विस्तार से यदि आपको पढ़ना है तो आप हिंदी ग्रामर के वीडियोस देख सकते हैं। हिंदी ग्रामर जो हिंदी साहित्य क्लासेस पर ही अपलोड है, हिंदी ग्रामर के नाम से जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो संपूर्ण ग्रामर है वो आप देख सकेंगे। आगे देखिए, ए, ऐ, ये वर्ण जो है वो कौन से वर्ण है? नासिक है, मूर्धन्य है, कंठोष्ठ है, कंठ तालव्य है, कौन से है? और ये कौन से होते हैं? कंठ तालव्य होते हैं। कौन से होते हैं? कंठ तालव्य होते हैं। इसमें 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। मूर्धन्य जो है टे वर्ग होता है, और से ये होता है, ये भी मूर्धन्य होता है। यानी टे वर्ग, यानी टे, ठे, डे और ढे, और ये से, ये क्या है? मूर्धन्य है। और नासिके में जो अनुनासिक जो होते हैं, कंठ और होष्ठ दोनों से जो निकलते हैं वो कंठोष्ठ है, ये कंठ तालव्य है, ए, ऐ। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5, इनमें से कितने होते हैं? और वो होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री, इनसे ही बनते हैं। ये चारों जो है वो मूल स्वर है। हिंदी भाषा के वर्ण जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्ण क्या कहलाते हैं? वो होते हैं व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। जैसे वर्ण सभी को कहते हैं, अक्षर भी सभी को कहते हैं, लेकिन स्वर जो होते हैं वो स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होती है। स्वर क्या होती है? स्वतंत्र ध्वनियां होती है। और ये व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे यदि हम क लेते हैं तो यदि हम इसको विभाजित करें तो क प्लस ए हो जाता है, यानी ये जो है इस ए की सहायता से बोला जाता है। जैसे का है तो ये आ की सहायता से बोला जाता है। इसका अर्थ है कि ये किससे बोले जाते हैं? दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोले जाते हैं। आगे देखिए, इनमें से कौन सा है जो घोष वर्ण है? कुछ घोष वर्ण होते हैं, कुछ अघोष वर्ण होते हैं। ये भी आपको वीडियोस में बताया हुआ है। यदि आप देखना चाहें कि घोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण क्या है, सब बताया हुआ है। आप महाप्राण ध्वनियां कौन सी है, अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी है, सब कुछ बताया हुआ है। तो इनमें से ख, च, मैं और है, इनमें से घोष वर्ण कौन सा है? ये है जो है वो घोष वर्ण है। नीचे लिखे वर्णों में से अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण, ये तो अयोगवा हो गए, और ये कौन से हो गए? स्पर्शी हो गए। कोई नहीं तो है नहीं, तो यरलव जो क्या है ये हो जाएंगे अंतस्थ वर्ण, और इसमें 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सलिल, अनिल, पवन, समीर, ये तो अपने दोनों समझ में आते हैं। अनिल और सलिल, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा अपने को लगता है कि इनमें से कौन सा होगा। तो अनिल तो वायु का होता ही है। वैसे मान लो अगर अनल और अनिल आ जाता है, ऐसे आ जाता है कई बार कि इनमें से सही अर्थ है, तो वो ऐसे शब्द भी दे देते हैं जिनको हम युग्म शब्द कहते हैं। अनल, अनिल दे दिया,
तो इसमें जैसे अनल की जगह यहां उन्होंने वायु लिख दिया और इसकी जगह अग्नि लिख दिया, और आपको जैसे क्रम से इनका अर्थ है तो वो भी पूछा जा सकता है। तो ये जैसे अनल जो होती है वो आग होती है और अनिल होता है वो वायु होती है। तो यहां पर अनिल है और 2 उत्तर हो जाएगा। इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? देखिए, भृंग, चंचरीक, आली, मिलिंद, इनमें से कौन सा है जो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? और वो आली नहीं है। अली होता है, अगर यहां पर अली होता, अली और आली 2 होते हैं। आली सखी को कहते हैं, किसको कहते हैं? सखी को कहते हैं, इसलिए आली नहीं है। अली होता तो यहां भौरा हो जाता। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए, ऐसे प्रश्न आपके आएंगे, शमशान, 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 इनमें से कौन सा है? इनमें से ये है, ये सही है, आदर्श से आता है इसमें, तो 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मरीचि, अनंग, मनोज, मनमथ, इनमें से कौन सा है जो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? और कामदेव का पर्यायवाची 1 नंबर नहीं है, मरीचि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द, इसमें 1 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उद्दत शब्द का विलोम शब्द, उद्दत, उद्दत का विनीत होता है। क्या होता है? विनीत। वैसे देखो सामान्य लग रहे हैं सारे, लेकिन ये विनीत होगा। 3 बेर खाती थे वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार आपके पूछा जाएंगे, अलंकार के कम से कम 3 प्रश्न आ सकते हैं। कितने प्रश्न आ सकते हैं? 3 प्रश्न आपके आ सकते हैं। 3 बेर खाती थे वे 3 बेर खाती है, श्लेष, यमक, अन्योक्ति, उपमा, इनमें से कौन सा है? और इसमें है यमक। यमक क्यों है? यमक का अर्थ होता है कि जहां एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हो और दोनों ही बार उनका अर्थ अलग अलग हो। जैसे यहां पर बेर शब्द है और यहां भी बेर शब्द है, ये तो एक ही मात्रा है। यहां बेर, बेर का अर्थ, एक बेर का अर्थ तो है बार, टाइम, 3 बार, और 3 बेर, बेर का मतलब बेर एक फल भी होता है। तो ये भूषण की कविता में से लिया गया है और इसमें यमक अलंकार है। यमक के और भी उदाहरण है, जैसे कनक, कनक ते सो गुना मादकता अधिगाय, वहां खाए बोराए जग वहां पाए बोराए, तो उसमें कनक, कनक शब्द का अर्थ है वो अलग अलग होता है। तो उसमें भी कौन सा अलंकार होता है? यमक ही होता है। अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, इसमें कौन सा है? यमक है, एक उपमा है, एक रूपक है, एक दृष्टांत है, कौन सा है? इसमें अलंकार है आपके रूपक। कौन सा है? रूपक है। अगर यहां पर रूपक नहीं होकर के एक मानवीकरण और आ जाता है यहां पर, तो यहां पर मानवीकरण भी होता है, क्योंकि अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी, उषा रूपी जो नागरी है, नागरी मतलब यहां पर नारी के रूप में इसको संबोधित किया गया है। तो इसका अर्थ है कि यहां पर मानवीकरण अलंकार भी है, लेकिन इसमें मानवीकरण है नहीं, तो रूपक है। रूपक का अर्थ होता है जिसमें यानी उपमान में उपमेय का, यानी उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है। उपमेय में उपमान का निषेध रहित, निषेध अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट, तारा घट, तारा रूपी घड़े, उषा नागरी, उषा रूपी नागरी, इन तीनों शब्दों में कौन से हैं? रूपक है। कौन सा अलंकार है? रूपक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। सोहत ओडे पीत पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप परिव प्रभात। देखिए, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपके उत्प्रेक्षा, 3 नंबर। उत्प्रेक्षा अलंकार कहां होता है? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाती है और उसमें वाचक शब्द होते हैं, जैसे मनो, जानो, मानहु, उतार लो आप, मानहु, जानहु, इवे, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, वाचक शब्द होते हैं। जैसे इसमें देखो मनो आया हुआ है यहाँ पे, तो मनो का अर्थ है मानो, तो यहां पर इसका अर्थ है कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इनमें से 3 शब्द शुद्ध है और 1 शब्द अशुद्ध है, तो बताइए। अनुदेश, अनुसंधान, अंचल और अनाधिकार, इनमें से कौन सा है? इनमें से जो है ये 4 नंबर है वो गलत है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, अनधिकार ऐसे होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंजिल, ब्रह्मार, मर्यादा, पुलिंदा, इनमें से तो आप सीधा सा देख सकते हैं कि ये चौथा जो है वो पुल्लिंग शब्द है। वैसे इसमें आप देखेंगे तो 50% जो प्रश्न होते हैं वो तो सरल से आएंगे, आपको लगेगा कि पेपर सरल है, लेकिन आपको कम से कम 90% से ऊपर नंबर बनाने हैं। जैसे ये है पेपर, तो इसमें जैसे मान लो आप
40 में से 40 या 40 में से 38 नंबर यदि बनाना चाहें तो आपके तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि 100% नंबर, इसमें जो 100% नंबर बनाने होंगे, 100% नंबर का अर्थ है कि हमें प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है, प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है? देखिए, वार, तार, धार, मार, इनमें से कौन सा है जो पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग भी है? और वो शब्द है हार। हार का अर्थ है, एक तो हार होता है आभूषण, तो वो पुल्लिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? पुल्लिंग हो जाता है। एक हार यानी जीत का जो ऑपोजिट वर्ड है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाता है। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। इसमें कौन सा कारक है? कारक से संबंधित आपके दो प्रश्न आएंगे। संप्रदान कारक है, करण कारक है, अपादान है, अधिकरण है। साधुओं की संगति से द्वारा, और कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो यहां अर्थ हो गया कि करण कारक है। कौन सा है? करण कारक है। इसका उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। मेरे घर से मेरा विद्यालय 3 किलोमीटर दूर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। कर्म कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक। दूर है इसका मतलब है कि अपादान कारक है। दूर है का मतलब है अपादान कारक है, और उत्तर है वो 3 नंबर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास, इनमें से विशेषण कौन सा है? कौन सा है? जैसे शीतलता ये एक संज्ञा है, नम्रता संज्ञा है, मिठास संज्ञा है, लेकिन सच्चा जो शब्द है ये विशेषण है। ये विशेषण है, वह मेरा सच्चा दोस्त है। कैसा दोस्त है? सच्चा दोस्त है। यानी इसका मतलब है कि ये दोस्त की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक है, अकर्मक और सकर्मक दोनों है, समापिका है, कौन सी क्रिया है? आकाश में उड़ रही है, अंग्रेजी में आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा, एक्टिव और पैसिव। जिसका हम पैसिव बना सकते हैं वो तो सकर्मक क्रिया होती है, यानी वाक्य सकर्मक होता है ना, तो उसको ही हम उसका पैसिव बना सकते हैं, अन्यथा हम पैसिव नहीं बना सकते। तो जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, स्पैरो इज फ्लाइंग इन स्काई, स्पैरो इज फ्लाइंग इन द स्काई, तो इसका मतलब इसकी हम पैसिव नहीं बना सकते, पैसिव नहीं बना सकते, तो अकर्मक क्रिया है। कौन सी है? इसमें कर्म नहीं है, चिड़िया सब्जेक्ट है, उड़ रही है इसमें वर्ब है, और ये विधेय है, अर्थात ये अलग चीज है, अन्य में है, तो यहां पर अकर्मक क्रिया है। इसका उदाहरण 1 नंबर होगा। उत्तर, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, कारक, धातु, इनमें से कोई नहीं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और इसका उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक अर्थ है जो योग से बनता है, यौगिक शब्द यानी योग से बनता है, और वो है जैसे पंकज, जलज, गणेश, पाठशाला। हालांकि जैसे पंक प्लस जय है, जल प्लस जय है, पाठ प्लस शाला है, लेकिन गण प्लस ईश है। इसमें गण प्लस ईश है, तो ये यौगिक है। कौन सा है? यौगिक है। जैसे विद्यालय शब्द है, विद्यालय शब्द है, तो ये भी यौगिक है। कौन सा? महेश शब्द है, तो ये भी यौगिक है। ये भी क्या है? ये भी यौगिक है। जैसे रसोई घर, रसोई घर, ये यौगिक नहीं है, ये यौगिक नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देश शब्द कौन सा है जो अपने ही देश में पैदा हुआ है? जैसे सूरज, मयूर, तेंदुआ, अग्नि, और ये तेंदुआ शब्द है वो देशज है, किसी क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। ढेर होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? ढेर होना, जख्मी होना, गिर जाना, डर जाना, मर जाना। इनमें से आप अंदाज लगाइए कौन सा है, और इसका सही उत्तर होगा आपके 4 नंबर, मर जाना। घर आए, यानी ये तो मुहावरा है, मुहावरा और लोकोक्ति दोनों में से एक एक प्रश्न आएंगे। घर आए नागन पूजिए, बम्बी पूजन जाए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कोरा दिखावा करना, वक्त पर काम नहीं आना, पश्चाताप करना, अवसर का लाभ नहीं उठाना। घर आए नागन पूजिए बम्बी पूजन जाए, कहने का अर्थ है कि अवसर आता है तब हम लाभ उठाते नहीं है, फिर पश्चाताप करते रहते हैं, जिसका 4 नंबर जो है वो उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है दान करना अच्छी चीज है, दान लेना एक मजबूरी है, वाक्य का कौन सा प्रकार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे। ये वाक्य कैसे होते हैं, कौन कौन से? जैसे संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनको आपको पढ़ना है।
तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है, कौन सा वाक्य है? और ये वाक्य है आपके संयुक्त वाक्य। ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि जैसे इसमें यहाँ पे आपके कोमा आ गई है और यहाँ पर कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं है, तो इसका अर्थ है कि वो वाक्य संयुक्त है। क्या है? संयुक्त है। तुम जिसे चाहो चुन लो किस प्रकार का वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहां पर ये मिश्र वाक्य है। कौन सा है? मिश्र वाक्य है। जिसे चाहो चुन लो, यानी तुम जिसे चाहो चुन लो। वाक्य दोनों है, ये जिसे शब्द से जुड़ गए हैं इसलिए मिश्र है। निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है? देखिए, उसने कहा कार्यालय बंद हो गया है, सुबह हुई और वह आ गया, राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। अब जैसे इनमें से कौन से हैं? तो ये वाक्य राहुल धीरे धीरे लगता है, ये सरल वाक्य है, 3 नंबर। आप जैसे इनको अंदाज लगा के देखें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया, आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। आपको चारों ऑप्शन चारों पढ़ने। जैसे मान लो इसने किसी ने यहां पर ये आकाशवाणी से ये समाचार बताया गया पढ़ा और उसने देख लिया कि ये आएगा नहीं, चाहे हमें कंफर्म है तो भी हमें चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए। और इसमें होता है आकाशवाणी से समाचार प्रसारित होते हैं, ये सर्व शुद्ध है। इसका उत्तर 4 नंबर होता है। 38वां प्रश्न देखिए, 38वां प्रश्न है कि सर्व शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। साहित्य और जीवन का संबंध है, साहित्य और जीवन का अपार संबंध है, साहित्य और जीवन का यहां पर घोर संबंध है। नाम लिखा हुआ क्या है? घोर संबंध। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का अपार संबंध है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, साहित्य और जीवन का गंभीर संबंध है। इनमें से चारों में से कौन सा है? और चारों में से है 3 नंबर, घनिष्ठ संबंध है। क्या है? घनिष्ठ संबंध है। बहिष्कार शब्द में कौन सी संधि है? बहिष्कार शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, यण संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है? कौन सी है इसमें? और वो विसर्ग संधि है, वही प्लस कार, वही धन कार, यानी इसमें विसर्ग संधि है। 4 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। एक आगे देखिए, सच्छास्त्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। सच्छास्त्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्छास्त्र शब्द का सत्य प्लस शास्त्र, सु प्लस शास्त्र, सत्य प्लस अ प्लस शास्त्र, शब्द प्लस शास्त्र, इनमें से कौन सा होगा? और वो होगा सत्य प्लस शास्त्र। कौन सा होगा? सत्य प्लस शास्त्र। 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये मॉडल पेपर आपको पसंद आया होगा और इस मॉडल पेपर के आधार पर आप तैयारी करते रहें। और भी मॉडल पेपर जारी होते रहेंगे। कुछ जो है जैसे शब्द शक्ति है और भी जैसे कुछ छूट गए हैं तो उनसे संबंधित भी, उनको भी। आज तो क्या है कि मैंने इसलिए किया, कुछ को 2-2 3-3 ले लिया ताकि क्या है कि अच्छी तरह से थोड़ा समझ में आ जाए। अगला मॉडल पेपर जो होगा वो प्योर एंड प्योर आपका जो पाठ्यक्रम होगा उसमें कितने प्रश्न कितने आने चाहिए, कौन से प्रश्न कितने आने चाहिए, उसी के आधार पर होगा। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 9610208295 पर आप ऐड हो सकते हैं। निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।